नमस्कार छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस छात्र शिक्षक संवाद में, क्योंकि जहाँ संवाद है वहीं विकास है। और आज हमारे साथ अतिथि अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रामनाथ झा सर। सर का परिचय कुछ इस प्रकार से है। सर जेएनयू में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रणाम सर। हाँ, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय दिया और हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में सर, कुछ चंद प्रश्नों पे कुछ चंद विषयों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रारंभ करूँ। अवश्य। सर पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमें संस्कृत से परिचय कराएं। देखिए, संस्कृत तो वो भाषा है जो भारत की जब से संस्कृति और सभ्यता है तब से संस्कृत भाषा ही है जिसमें भारत के सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार के जो सभ्यता संबंधित होते हैं, हमारा जो आचार संबंधित विषय है। आप एक तरह से कहें कि भारतीय जीवन के जितने पक्ष हैं, इन सभी पक्षों को वैज्ञानिक दृष्टि से जिस भाषा में प्रस्तुत की गई उसी को संस्कृत भाषा। इसका मतलब ये है कि भारत यदि है, भारतीय दृश्य यदि है, भारतीय संस्कृति सभ्यता यदि है, तो वो सब के सब संस्कृत भाषा, यही संस्कृत भाषा का महत्व है। और संस्कृत भाषा को हम देव भाषा भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि देव शब्द का अर्थ ही है जो दूसरे दूसरे को दे। तो संस्कृत भाषा ही भाषा है जिसने अन्य सभी भारतीय भाषाओं को हमेशा शब्दावली प्रदान किया है, विचार प्रदान किया है। और न केवल भारतीय भाषा, अभी दुनिया की बहुत सारी भाषाओं को उसने बहुत कुछ दिया है। इसलिए संस्कृत को हम देव भाषा, यदि भारत को समझना है तो संस्कृत भाषा के थ्रू ही समझ। बाकी यदि किसी अन्य माध्यम से समझते हैं तो वो एकांगिक दृष्टि होगी, और यदि यूरोप के भाषा से समझते हैं तो भारत को समझेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हम आपसे सर जानना चाहेंगे संस्कृत की सदा शैली। संस्कृत का जो आधार भूमि है तो है ही कल्याण। हमारे जो ऋषि हैं, जहाँ से हमारा ज्ञान आरंभ होता है, ऋषि केवल वेद से नहीं है, ऋषि वेद के पहले से भी बहुत बड़ी परंपरा ऋषियों। ऋषि स्वयं कहते हैं इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पूर्वेभ्यः। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो हमें अनुभव पर आधारित ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। तो ये जो वेद है, उस वेद का आधार ही है कल्याण। लेकिन भारतीय ज्ञान और यूरोप के ज्ञान में मूल अंतर ही है। भारत का ज्ञान जो है वो लोक कल्याण के ऊपर, यूरोप का ज्ञान दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे के सामान को, दूसरे की चीज को कब्जा करने के लिए। इसीलिए वहाँ नॉलेज मीन्स पावर, पावर मीन्स डोमिनेशन, डोमिनेशन मीन्स कैप्चरिंग अदर्स। जबकि भारत का जो ज्ञान है वो ऋषि ने स्पष्ट किया है कि भद्र मिच्छन्तर इसे तपो दीक्षाम निषेधुरभ्ये ततो राष्ट्र बलमोजस्य जातम तदस्मै देवाउत्सव। जो अथर्ववेद का मंत्र है और उसके मूल में है भद्रम मिच्छन्तर ऋषि। ऋषि और ऋषि के द्वारा जो ज्ञान जो उद्भूत किया गया उसके मूल में कल्याण है। इसलिए भारत न तो कभी किसी पे आक्रमण करता है, न भारत किसी का किसी को दबाना चाहता है, न भारत किसी के किसी संपत्ति को कब्जा करना चाहता है। भारत लोक कल्याण के लिए है, तो उसका ज्ञान लोक कल्याण के लिए है। इसीलिए आज भी हमारी विदेश नीति है, आज भी हमारी दूसरी नीति है, उसमें हम आरंभ से ही तटस्थ हैं। हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते और हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी जो लोग हैं वो संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करें और
यदि वो वहाँ शांति है, यदि वहाँ सुख है, तो फिर यही भारत है। इसीलिए संस्कृत भाषा की यही सदा सहता है। आपको दुनिया में कोई भाषा नहीं होगी जितना सुभाषित संस्कृत भाषा में है। एक एक लाइन ले लीजिए आप पूरे जीवन का दर्शन। इसीलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, भारत का कोई भी संस्थान हो, सबका लोगो संस्कृत के छोटे से लाइन में सिमट जाता है। एक 4 शब्दों का ये पंक्ति लीजिए तो आपके पूरे संस्थान का दर्शन भाव है। तो ये संस्कृत की सदा से है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का मतलब दैवी वृत्ति का, देने वाली वृत्ति का, लोक कल्याण के लिए लगे इस तरह। और भारत का जो ज्ञान है, जो संस्कृत भाषा में निबद्ध है, वह ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जितना ज्ञान उतना लोक कल्याण में तत्पर है। यूरोप का ज्ञान है कि जितना ज्ञान उतना दूसरे को दबा। ये मूल अंतर है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने प्लानिंग करके संस्कृत भाषा को इंस्टीट्यूशन से हटाया, अंग्रेजी को इम्पोज किया। और ये इम्पोज इसलिए किया क्योंकि भारतीय ज्ञान की परंपरा को यदि हम नहीं हटाएंगे तो फिर भारत को बहुत दिनों तक शासन। इसी उद्देश्य से वो कर्नल बोर्डन हो, एच.एच. विल्सन हो, मोनियर विलियम हो, मैकॉले हो, अलेक्जेंडर डफ हो, मैक्स मूलर हो, विलियम जोन्स हो, जितने लोग थे सभी ने प्लानिंग करके भारतीय ज्ञान, इस कल्याणपरक ज्ञान को कैसे दबाया जाए और उसको दबाने के लिए संस्कृत भाषा को हटाया जाए। इसी के आधार पर पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम जो आज हमारा उसको स्थापित किया गया, भारतीय गुरुकुल प्रणाली को समाप्त किया गया। और आज स्थिति ये है कि हमारे 10-15 करोड़ बच्चे जो पर डे पढ़ते हैं, तो वो 99% यूरोप का ज्ञान, उनको भारतीय ज्ञान की शब्दावली का पता है। संस्कृत भाषा तो दूर चली। आज संस्कृत भाषा पढ़ें, ये ऐसी मानसिकता अंग्रेजों ने बना दी है कि हम समझते हैं कि संस्कृत पढ़ेंगे तो हम बैकवर्ड, और अंग्रेजी 2 लाइन पढ़ेंगे तो हम बहुत मॉडर्न हो। वास्तविकता ये है कि अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा है जो भारत की जो आर्थिक स्थिति को जीरो पे ला दिया, भारत को दरिद्र बना दिया, भारत को अपने स्वाभिमान से अलग कर दिया। और आज हमारे जो फैकल्टी हैं, आज हमारे जो बच्चे हैं, रिसर्चर हैं, वो वैसी मानसिकता हो गई है कि जो हम यूरोप की भाषा पढ़ते हैं, यूरोप का विषय पढ़ते हैं, वो बहुत मॉडर्न। तो इन सब को देखते हुए ही, जबकि वास्तविकता ये है कि यूरोप के बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान, एक ग्रुप ऐसा भी है कि भारतीय ज्ञान को पढ़ के जीवन को व्यवस्थित, टी.एस. इलियट हुए, एल्डोस हक्सले हुए, वर्नर हाइजेनबर्ग हुए, श्रोडिंगर हुए, ऐसे हम दर्जनों में आपको मिलेगा जो ग्लोबल लेवल की पर्सनैलिटी होंगे। तो जीवन भर कहते रह गए कि हम भारतीय ज्ञान से जुड़े, इसीलिए हमारा जीवन भर में, नहीं तो यूरोप के ज्ञान तो हमें नर्क में रखा। ये हमारे फैकल्टी को समझना चाहिए, इस सब्जेक्ट को समझना चाहिए कि हम मानते हैं कि जो भी अच्छी चीज है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ये करते करते हम कहाँ अपनी अच्छी चीज भूल गए, ये हमें पता नहीं। तो इसीलिए संस्कृत भाषा को, और संस्कृत भाषा क्या है, भारत में जो भी आप भाषा बोलते हैं उसकी मैक्स अधिकतर शब्दावली तो संस्कृत की। आप अवधि बोलते हैं, अवधि में क्या है, अधिकतर शब्दावली संस्कृत। आप गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, अधिकतर शब्दावली संस्कृत। आप चूंकि संस्कृत नहीं पढ़ते इसलिए लगता है कि ये मराठी नहीं है, उसमें 80% शब्द संस्कृत। इसीलिए भारत का एक अखंड विचार है जो सभी भाषाओं में है, और वो संस्कृत माध्यम से। तो एक हमारे नैरेटिव खड़ा कर दिया कि संस्कृत जो है वो दूसरे भाषा की विरोधी। ये सब अंग्रेजों का षड्यंत्र है, जो आपस में लड़ाना और संस्कृत को हटाना। वस्तुतः ये है कि
संस्कृत भाषा सभी भाषा की पूरक भाषा की है। और आज भी संस्कृत भाषा जो है वो सबको शब्दावली दे रही है, विचार दे रही है। तो संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महत्व है और इसको हमें पढ़ना चाहिए। अपनी भाषाओं के थ्रू ही बढ़ेंगे तो भी संस्कृत सीख, और संस्कृत सीखने का मतलब भारतीय ज्ञान भंडार में प्रवेश। साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, फिलोसफी हो, मेडिकल साइंस हो, कोई विधा हो, ये भारतीय ज्ञान है तो वो संस्कृत भाषा में है। इसीलिए संस्कृत भाषा को पढ़ें और अपने ज्ञान को समझें, और तभी आप दुनिया में एक बार फिर से नेतृत्व करने की स्थिति में आ सकते सर, अद्वैत वेदांत में कहा जाता है कि अंतिम सत्य के स्तर पर आत्मा करता है, जबकि व्यवहारिक जीवन में हम कर्म करते हैं और प्रारब्ध के फल भोगते हैं। हैं। ऐसे में कर्म और प्रारब्ध के इस अद्वैतीकरण को हम अपने दैनिक जीवन और नैतिक निर्णयों में कैसे समझें? देखें, अद्वैत वेदांत का मूल जो विषय है वो वेद का विषय। वेद के दो भाग हैं। एक भाग जो है वो कर्म भाग। कर्म भाग इसलिए है क्योंकि हमें जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति। अभ्युदय में धर्म अर्थ का शरीर यदि है तो आपको नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। शरीर है तो आपको अर्थ की भी आवश्यकता है। शरीर है तो बहुत सारी कामनाएं हैं, उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं इसी के लिए वेद का एक भाग है जिसको कर्म का भाग। कर्म से आप इन सब चीजों की प्राप्ति कर सकते। लेकिन ऋषियों ने ये भी एक तरह से आविष्कार किया और उसको समझा कि ये सारी चीजें जो है ये आवश्यक होते हुए भी अनित्य। एक भी चीज नहीं रहती है जो अंत तक रहे। या तो धन जाएगा या शरीर जाएगा, एक न एक जरूर जाएगा। और आपने यदि इसको नित्य मान लिया तो फिर आपको कष्ट है। तो इसीलिए इन सब को प्राप्त करते हुए भी आप उस मूल तत्व को प्राप्त करें जिसको अपने यहाँ चैतन्य, उसी को ब्रह्म, उसी को आत्मा, मॉडर्न साइंस उसको कॉन्शियसनेस। तो इस कॉन्शियसनेस की स्टडी जो है वो वहां से वेद का दूसरा भाग शुरू होता है। और जहाँ चेतना का विज्ञान है उसी को हम उपनिषद कहते हैं। भारत के ऋषियों ने पहली बार दुनिया में बताया कि चेतना का स्वरूप। आज तक यूरोप अमेरिका को पता ही नहीं कि चेतना क्या है। इसीलिए चेतना का जो मूल स्वरूप है उसको उन्होंने कहा कि ये एक है, अद्वैत है, ये नित्य है, ये अनंत है, ये आनंद। हमारे शरीर के अंदर चेतना है, इसीलिए हमें सुख मिलता। चेतना विहीन शरीर को सुख नहीं दे सकता। तो जो ऐन्द्रिक सुख है उसके मूल में भी चेतना। तो जो ऐन्द्रिक सुख है वो परिवर्तनशील है, लेकिन चेतना जो है वो अपरिवर्तनशील है, और वो वही परम आनंद का सुख। तो उस स्थिति में वो अपरिवर्तनशील। अब वो हमारे ही अंदर। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हम कल्पना में जीते, नहीं कहते साथ में आसमान पे कोई है जो वो हमें बताएगा, नहीं, हमारे अंदर ही वो सब है। जो हमारे अंदर है वही, उसी को हम क्या करते हैं, जब मन की दृष्टि से देखना शुरू, जब इंद्रिय की दृष्टि से देखना शुरू, तो उससे प्राप्त ज्ञान हमें क्या करता है कि अल्प सुख। उससे प्राप्त ज्ञान हमें दुख भी देता है। क्यों दुख देता है? क्योंकि हमारी शक्ति जो है वो त्रिगुणात्मिक है। और जब हम अपने को शक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो कभी रजस प्रधान हो जाता है, कभी सत्व प्रधान हो जाता है, कभी तमस प्रधान हो जाता है। तो जब आप शक्ति की दृष्टि से अपने स्वरूप को 3 गुणों में आंकना शुरू करते हैं तो आप जीत हो। इसीलिए आप देखेंगे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ, तो हमारी सारी इंद्रियां कार्य कर रही है, मन कार्य कर रहा है, शरीर कार्य कर रहा है। तो अभी हमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। यही स्थिति होती है जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां तो काम नहीं करती, वो मन में लीन हो जाए। लेकिन मन फंक्शनल होता है, इसीलिए मन से ही आप स्वप्न में क्रिएट करते।
मन से ही आप काशी बना लेते हैं, मन से ही काशी में घूमने वाला स्वयं हो जाते हैं, मन से ही काशी में सब कुछ जो खाने पीने की चीज है वही बना लेते हैं। लेकिन माइंड फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग फिर सुख दुख दोनों। कभी स्वप्न में भी अच्छा अच्छा स्वप्न देखेंगे तो अच्छा लगेगा, कभी बुरा देखेंगे तो दुख होगा। लेकिन जब आप डीप स्लीप स्टेट में जाए तो माइंड भी नॉन फंक्शन। तब आप बताएं कि कोई गहरी नींद में कोई आज तक आपको बोला है कि मैं दुखी था, ये उसका मूड है। तो हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हम 6-7-8 घंटे प्रकृति प्रदत्त जो वो निद्रा का काल है उसमें हम उस स्थिति में रहते हैं जहां केवल सुख ही होता है, दुख नहीं होता है। तो याज्ञवल्क्य ने पहली बार कहा ये जो अभेद की स्थिति है इसी को अद्वैत। जब स्वप्न और जागृत अवस्था में आते हैं तो हम भेद में जीने लगते हैं, तो ये द्वैत तो बहुत। अद्वैत वेदांत कहता है कि आप ही में वो अद्वैत है और आप ही उस द्वैत को क्रिएट कर, हमारा कोई क्रिएट नहीं कर। और आप ही प्लानिंग करके जब कर्तृत्व भाव से करते हैं तो आप कई बार गलत प्लानिंग करते हैं तो रिजल्ट गलत आता है। रिजल्ट गलत आता है तो आप खुद ही वो ताना बाना बुनते हैं जिसमें मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो मिल जाएगा। और यही कर्म संस्कार जो आपके अंदर में आता है वही आपको पुनर्जन्म देने को दिवस। तो आपकी मन संबंधी इच्छाएं, इंद्रिय संबंधी इच्छाएं जब आप विकसित करते और उन इच्छाओं के जाल में ही स्वयं को, और जब उससे दुखी होते हैं तो स्वयं को उससे निकलना चाहते। तो जब स्वयं को फंसाते हैं और निकलना चाहते हैं तो वो जीव। और जब आप अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं जहां इंद्रियां काम करती है न मन काम करता है, या ये काम करती भी है तो ये आपके वश में, वो अद्वैत। इसीलिए आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है वो मिट्टी का ढेर देख रहा है और वो 4 घंटे के लिए दूसरे गांव चला गया। जब लौट के आया तो देखा कि ये मिट्टी के ढेर के बदले तो 10 घड़े। अब 10 घड़े हो गए तो 10 आकार हो, 10 आकार हो गए तो आकार के आधार पे आप घट को महत्व देना शुरू। अब ये भूल जाते हैं कि 10 घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त। तो मृत्तिका संबंधी दृष्टि आपकी यदि रहे तो आप अद्वैत हैं। घट के आकार संबंधी दृष्टि बन जाए तो द्वैत। ऐसे ही गोल्ड के एक गोल्ड के पीस से 10 आभूषण बन जाए, तो 10 आभूषण बने तो गोल्ड तो सब में बैठा हुआ है, वो तो बदला नहीं। तो गोल्ड संबंधी दृष्टि हो गई तो अद्वैत हो गया, और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की फॉर्म संबंधी दृष्टि हो गई तो भेद हो गया, द्वैत हो गया। इसीलिए गौड़पादाचार्य ने अपने गौड़पादकारिका में अद्वैतम परमाणु एसेंस लेवल पे सब, वहां भेद नहीं, एक ही तत्व। लेकिन द्वैतम तद भेद, उसी एक में अनेक आकार जब हमें अनुभव में आता है तो उसी को हम द्वैत। लेकिन जो द्वैतवादी हैं या बहुत्ववादी हैं, कहते तेषाम को भय भाव द्वैतम, यानी उनके लिए जो है ना वो एसेंस में भी द्वैत मानते हैं और फॉर्म में भी द्वैत। यही अद्वैत और बाकी के डिफरेंस। वो क्या करते हैं कि मिट्टी में भी द्वैत मानेंगे और घट में भी द्वैत मानेंगे। कहते नहीं, द्वैत तो है ही क्योंकि व्यवहार में फॉर्म को बेस करके सब चीजें चलती हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो है जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी सुसुप्त अवस्था में भी समझ में आता है, और जागतिक रूप में भी विज्ञान ने यह ऑलमोस्ट सिद्ध कर दिया है कि अभी जो कुछ भी दिख रहा है उसके मूल में क्या है, परमाणु। परमाणु के मूल में क्या है, सब पार्टिकल। सब पार्टिकल के मूल में क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एक है, वही यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है। और एनर्जी जो है उसके बैकग्राउंड में सबस्ट्रेटम में कॉन्शियस। इसीलिए धीरे धीरे जो आधुनिक विज्ञान आया है तो मैक्स प्लैंक जैसे बड़े बड़े जो हार्डकोर फिजिसिस्ट हैं वही वो भी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। इवन श्रोडिंगर जैसे व्यक्ति कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर।
It doesn't know forever. ऐसे ही वर्णन है जिनका, लेकिन आइंस्टाइन बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, वो यूनिफाइड फील्ड थियरी तक तो वो बात चल पड़ी है, लेकिन मानसिक रूप से वो मानते हैं कि कॉन्शियसनेस देश में है, वो सिंगुलर है, वही अद्वैत है। अद्वैत है तो अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट पे नोबेल प्राइज मिला है 2022, उसके मूल में भी वही है कि सबस्ट्रेटम इज कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस पे ही जागतिक जो सृष्टि है वो फ्लोट कर रहा है, इसीलिए उसके बेस पे ही सब पार्टिकल जो है दुनिया के सब पार्टिकल से कनेक्ट, उसकी एक्टिविटी को जानता है, भले ही वो दूसरी गैलेक्सी में हो, ब्रह्मांड के दूसरे छोर। ये जो कनेक्टिविटी के बेस में क्या है, कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस को ही अद्वैत कहा जाता है। इसी को शंकराचार्य कहते हैं, यही मूल रूप अद्वैत है। और शंकराचार्य कहते हैं उपनिषद क्या है, उपनिषद के ऋषियों ने प्रतिपादित किया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते एकमेव अद्वितीयम एकम अद्वैतम शरीरम, ये सब उपनिषद के ऋषियों का के द्वारा प्रतिपादित है। आचार्य शंकर ने उसको समाज तक पहुंचा, उसको एक तार्किक दृष्टि से, उसको ब्रह्म सूत्र भाष्य लिख के, उपनिषद भाष्य भाष्य तो जन 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 तक पहुंचा है, क्योंकि सारा दुख जो है ना ये वेद में। अभी हम बैठे हैं, कोई आपको आवाज से शब्द बोल देता बुरा लगे, लेकिन यही आप डीप स्लीप में चले जाएंगे तो कोई 50 गाली दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उस समय पता ही नहीं चलेगा कि आप किस जाति के, पता ही नहीं चलेगा कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। ये जो अभेद की स्थिति है वही सुख का कारण है, इसी को लेके अद्वैत ये, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस। अद्वैत का यही कहना है कि यदि इस मूल तत्व को समझे, यदि ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्त करके अद्वैत में रहे, लेकिन व्यवहार द्वैत प्राप्त, इसीलिए मुक्त व्यक्ति का मतलब ही है कि फाइनल डेवलपमेंट या अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सन। हम सब अलग अलग शरीर के सब चीज, लेकिन ये हमारे ध्यान में अनुभव में है कि सब में मूल तत्व एक, सब राग द्वेष घृणा छोटा बड़ा, ईशावासी उपनिषद कहती है ना कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। जब आप उस एकत्व का बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो दूसरे के प्रति घृणा खत्म हो, राग द्वेष खत्म हो जाता है। और जब तक द्वैत रहेगा तब तक राग द्वेष पूर्ण रूप से खत्म हो नहीं सकता, ये भी गारंटी। इसलिए ये ऐसा दर्शन है, तो दर्शन भारत को तो आरंभ से प्रेरित करता ही रहा है। यहाँ के जनमानस में ये व्याप्त है, तो आप अद्वैत वेदांत पढ़े न पढ़े, लेकिन आपके मन में यह है कि चीटी में भी एक ही ईश्वर, हमारे कहते हैं ब्रह्मा से लेके चीटी तक सब में एक ही तत्व, वही नदी में है, वही पर्वत में है, वही पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी है, वही समाज को जोड़ने की दृष्टि से जरूरी है, इसी से हमारी परिवार व्यवस्था चलती है। भगवान कहते हैं वही सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, जैसे धागा में मोती गुथा होता है, वैसे सब को मैं गूंथ के रख, तो जो गूंथ कर रखने वाला तत्व है उसी, ये हम सबको जानना चाहिए, और तदनुरूप हम व्यवहार करें तो हम बिना राग द्वेष के अपना कर्तव्य करते जाएंगे, और यही एक स्वस्थ और सुखी समाज ये तो हम आपसे जानना चाहेंगे भ्रांतियां, जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं हमारे ग्रंथों के बारे में, तो भ्रांतियों ने किस प्रकार से भारतीय समाज के डाउनफॉल में, तो बहुत डाउनफॉल हो रहा है भारतीय समाज का, जैसे देख पा रहे हैं, और समाज में हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं नीचे जा रही है, हम वेस्टर्न की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो उसमें भ्रांतियों का क्या? ये भ्रांति का क्या, एक तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेज हम पे रूल करना चाहते, मूल विषय। अब वो अपने ढंग से तो रूल कर रहे हैं, अपने ढंग से तो वो ऐसा बनाएंगे ना कि हम पे रूल कर सके, इसी के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने प्लानिंग की। जैसे बताया ना आपको, कर्नल बोर्डन ने चेयर बनाया,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी कुछ बोर्डिंग है, सारी संपत्ति दे दी। और वो विल अवेलेबल है, उसमें लिखा कि भारत पे हमें यदि इंटेलेक्चुअली कब्जा करना है तो हमें भारत की इस भाषा को हटाना है, भारत की ज्ञान परंपरा को हटाना है। कैसे हटाना है? उस समय लाखों गुरुकुल थे, ऐसे नहीं किया उन्होंने। मैकॉले ने पूरे भारत का सर्वे करके देखा कि यहाँ लाखों गुरुकुल है, हर एक आध गांव में गुरुकुल, और उसमें सभी वर्णों के बच्चे पढ़ रहे थे। ये नहीं कि एक नया जो दे दिया कि ये पढ़ते थे ये नहीं पढ़ते थे। ये सब सर्वे करके उसने ये रिपोर्ट दी कि ऐसे भारत को अंग्रेज बहुत समय तक कैसे रूल कर सकता है। तो क्या किया जाए, पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी शुरू हुई बोर्डेंशियर से। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, एक ही रास्ता है कि आपको भारतीय ज्ञान को हटाने के लिए आपको संस्कृत भाषा को हटाना, और संस्कृत भाषा के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी हटाना, और अंग्रेजी को लाना। और अंग्रेजी के साथ हमारी जो पॉलिसी, भारत को रूल करना, रूल करने का मतलब यहाँ के धन को लूट के ले जाना, एक वाक्य में अर्थ। तो भारतीय जो का जो धन धान्य है उसको लूट के लाना है, तो भारत पे कब्जा करना है। भारत पे कब्जा करना है तो जब तक भारतीय जनमानस को कंट्रोल नहीं करते तब तक कोई धन ले जाएगा तो भारतीय खड़े हो जाएंगे, क्यों धन ले जाएगा। इसीलिए पहले भारतीय मन को बदलने के लिए ये बोडेनशियर बना, एच.एस. विल्सन बने, मॉन्टेग विलियम बने, सब ने लिखा है कि भारत को हमें क्रिश्चियन स्टेट बनाना है। सबका लिखा हुआ है। क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए पहले संस्कृत को पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत में पता चलेगा कि भारत का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ज्ञान है, कैसे लोगों की दृष्टि है, प्रकृति के प्रति क्या है, दूसरे देशों के प्रति क्या है, विदेश नीति क्या है, सबको पहले समझना है। इसीलिए विलियम जोन्स बगर ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आज भी हमारे लोग व्यामोहित हैं कि वो भारतीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, वो भारतीय ज्ञान को अपने ढंग से सेट करने के लिए था, और उसको प्लानिंग करके फिर मैकॉले ने सब करके पार्लियामेंट में ले गया। पार्लियामेंट के थ्रू फिर ये पास किया गया कि भारत में यूनिवर्सिटी सिस्टम है, और यूनिवर्सिटी सिस्टम के शुरू में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज सब खोला, फिर यूनिवर्सिटी 3 खोली गई, और यूनिवर्सिटी में ये 6-7 बिंदुएं जो है उसको वहां पे रखा कि इसी की पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है? आज अलग थे, अलग पढ़ाई क्या करनी है? ये वर्ण जाति जो है बहुत बेकार है, और कास्ट जो है वो कास्ट को ले आना है। क्या पढ़ाना है? कि स्त्री पुरुष जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, और जो है एक दूसरे का शोषण हो रहा है। क्या पढ़ाना है? कि भाषाओं में विवाद है। क्या पढ़ाना है? कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के हैं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे 6-7 बिंदुओं को उन्होंने पूरा प्लान किया। ये आपको पढ़ना हो तो इंडिया एंड इंडिया मिशन, जो अलेक्जेंडर डफ की बुक, उसको पढ़ें। 732 पेज की बुक है, उसमें पूरी प्लानिंग, उसी प्लानिंग के आधार पर यूनिवर्सिटी का करिकुलम सेट किया गया। उसी के आधार पर सारे आज भी कोर्स हमारे नहीं है। तो बहुत लोगों ने बोला कुछ, तो कहा कि ठीक है, यूनिवर्सिटी के एक कोने में हम संस्कृत विभाग खोल, आप 200-150 बच्चों को पढ़ाते रहिए। यूनिवर्सिटी जो 20,000 स्टूडेंट है तो उसमें 200 बच्चे संस्कृत के, 19,800 बच्चे यूरोप के, अंग्रेजी के। हो गया, आपके स्टूडेंट को ये बता दिया कि जो ये सारी गड़बड़ियां हैं यहाँ, भारत में कुछ अच्छी चीजें हैं ही नहीं। भारत की भाषा का मतलब सबसे निकृष्ट, भारत का जो चिंतन है वो बिल्कुल बैकवर्ड। और ये करके हमारा जो एक वैश्विक दर्शन था, ज्ञान विज्ञान पर आधारित चिंतन, उस चिंतन को हमारे बच्चों से अलग कर दिया। और आज हम उसमें व्यामोहित हैं कि हम अंग्रेजी दोलन पढ़ लेंगे तो हम मॉडर्न हो गए। अब आपको वो एंगस मेडिसन की बुक पढ़नी चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी। उसमें तो ब्रिटिश प्रोफेसर ने डेटा दिया है कि पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत की इकोनॉमी 33%, ग्लोबल इकोनॉमी। फिर जो गोरी आए लूटने लगे तो फिर थोड़ा कम हुआ,
फिर भी मुगल सब के बच जाने से 16वीं शताब्दी तक 24% करीब रहा, तब भी भारत का 1/4 इकोनॉमी। और ये जो पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए और ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने अंत में आपकी इकोनॉमी को 3% पे छोड़ के चला गया, सारा लूट के लिए बचा। आप शशि थरूर जी का पढ़िए भाषण है जो लंदन में दिए थे यूट्यूब पे। उन्होंने तो लंदन में जाके कहा था कि ब्रिटिश को माफी मांगनी चाहिए भारत से कि उन्होंने सारा धन लूटने के बहाने भारत पे रूल करना और भारत को ये बताना कि मैं आपको एजुकेट कर। एजुकेशन नहीं था, ये धन लूटने का बहाना। ये छोटा छोटा टापू जैसा कंट्री जो है ये कहाँ से विकसित हो गया? न तो फसल होती है, न मिनरल्स है, तो विकसित कहाँ होगा? और जिससे लूटा वो असभ्य और जो लूटा वो सभ्य। समझ रहे कि नहीं? तो इस चीज को हमारे लोगों को समझना चाहिए। देखें कोई भी अच्छी चीज है तो भारत के लोग शुरू से ऋषियों ने कहा आनु भद्रात्म, अच्छी चीज लें, लेकिन हमने क्या किया कि सारी गलत चीजों को अडॉप्ट कर लिया है और अपनी जितनी अच्छी चीजें थी उसको हम भूल गए हैं। और देख ही रहे हैं आप यूरोप में का क्या हाल है कि 2 विश्व युद्ध में 10 करोड़ से ज्यादा लोग तो आपस में मार चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध चल ही रहा है। कैसा दर्शन, कैसा एजुकेशन, कैसी टेक्नोलॉजी है कि आप सबको सब मारते ही रहते। तो क्या यही पृथ्वी को चलाएगा? यही मानवता नहीं। आज भी दुनिया के लोग मानते हैं कि मानवता को चलाने का दर्शन एक ही है, वो भारत का दर्शन, वैदिक दर्शन। इसीलिए आज भी समय नहीं गया है, सरकार यही प्रयास कर रही है अभी जो IKS लाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप कहते हैं ना कि विकास और विरासत। विरासत मतलब क्या है? आप अपनी ज्ञान परंपरा को, आप जो भी नॉलेज उसको उसमें भारत की दृष्टि क्या उसको समझ, और जो यूरोपियन की वो अच्छी हो तो उसके साथ मिलकर काम करना। लेकिन हो क्या गया है कि आज हम ब्लाइंड हो गए, एक तरफा हम एक ही चीज पढ़ते जाते हैं और उसी की होड़ में उसी के अनुसार जीवन जी रहे हो। और इससे क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। आपको पता है अमेरिका सबका डेटा है कि 12-13 साल की जो 40 से 50% लड़कियां प्रेग्नेंट हो, समझ गए? कोई बच्चा पिस्तौल उठा के 10 बच्चे को मार देता है, कोई प्रोफेसर गोली चला देता है और सब पे सब आक्रमण करने में लगता। क्या ऐसी संस्कृति चाहिए? भारत जितना भी गड़बड़ हुआ है, कोई बच्चा आज स्कूल में जाके दूसरे को गोली चलाएगा? क्या कॉलेज का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गोली चलाएगा? प्रोफेसर, ये सारी गिरावट जो है वो सब वेस्टर्न एजुकेशन लेने के कारण है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही वही। जो जीवन भर स्त्रियों को जड़ माना, हजारों हजार साल से जड़ माना, भारत में उसको शक्ति का रूप माना गया है। और आज तक भारत में बीच में आक्रमणों के कारण जो भी बातें आई, लेकिन हम हमारी ऋषिका है, ऋषिका से वेद शुरू होता है। इतना ऋषि उतना ऋषिका। उनका 1920 में फर्स्ट ग्रेजुएट लड़की प्रोड्यूस करता है USA। इसको डेवलपमेंट है। भारत में 47 से ही स्वतंत्रता मिली है, तो हमारी 2 तो महिला राष्ट्रपति हो चुकी है। कौन ऐसा पद है जिसमें महिला नहीं है? उन्होंने 235 साल के इतिहास में एक महिला को प्रेसिडेंट बनने दिया। क्या दृष्टि है? इसको कहते हैं मानवाधिकार। ये हमारे लोगों को जानना चाहिए कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष हो, प्रकृति हो, आनुभविक जीवन हो, सामाजिक संरचना हो, परिवार हो, हमारे यहाँ माता पिता बच्चों के लिए जीवन लगाते। उनके यहाँ तो माता का कॉन्सेप्ट ही आज तक नहीं डेवलप हुआ है। यूरोप में माता है कोई नहीं था। यूरोप में स्त्री का मतलब भोग का विषय, हमारे यहाँ स्त्री का मतलब शक्ति, मातृत्व। मातृत्व ये चीज है भारत में कि मनु महाराज कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना बड़े आचार्य, आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता, पिता से 1000 गुनी बड़ी माता। भारत में ब्रह्मा विष्णु महेश हो ना, वो भी मातृत्व से बड़े नहीं है। इसीलिए हम दुर्गा को आदि शक्ति के रूप में, क्योंकि सृष्टि की निर्मात्री है। एक तरफ वहां पुरुष की बाई पसली से स्त्री की उत्पत्ति,
एक तरफ भारत की वो शक्ति जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पुरुष के भी शरीर की उत्पत्ति किससे होती है? माता से ना। इसीलिए शंकराचार्य जी जब वो 8 वर्ष में ही संन्यास ले लिए तो माता का एक ही था कि जो आप मेरे मृत्यु के समय, शंकराचार्य जब पहुंचते हैं मृत्यु के समय तो माता की सेवा करना शुरू कर। माता कहती है कि नहीं, अब आप मेरी सेवा करिए, अब आप सन्यासी हो, सन्यासी का कोई संबंध नहीं होता। पता है शंकराचार्य ने क्या कहा? उनकी पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए स्कूल में। उसका नाम है मातृपंचमी। माता क्या है वो बताते हैं कि क्या आपके सामने सन्यास, क्या आपके सामने मेरा कोई वर्णन। आस्ताम तावदीयम प्रसूति समय दुर्बार सुलभ्य था, नैरुच्यम तन शोषणम मलमयी सय्याच संवत्सरी, एकस्यापि न गर्भभार भरण क्लेशस्य यस्य क्षमा, दातुम निष्कृति मुंडतो तनय तस्य जनन्ये नमः। कहते हैं वो जननी को नमस्कार है, उस माता को नमस्कार है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो दुर्बार शूल, ऐसा शूल कष्ट होता है कि माता के सिवा दूसरा सह नहीं सकता, उसको रुचि खत्म हो जाती है, शरीर का स्वरूप बदल जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वर्षों तक उसके मल मूत्र में माता लेटी रहती है, उसको केयर करने में लगी रहती है। कहते हैं बच्चा कि एक भी यदि बच्चा जन्म दे दे माता, कहते हैं कि कितना भी बड़ा पुत्र हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक उसका ऋण चुकाना चाहे तो नहीं चुका सकता। आप मेरा संन्यास क्या है, आपके सामने क्या, हम माता की सेवा करते हैं और समाज के विरोध करने पर भी माता का दाह संस्कार करते हैं, सन्यासी होते हैं। ये भारत का माता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कोई सन्यासी बनता है ना, आज भी देखें सन्यासी वही बन सकता है यदि वो विवाहित हो तो पत्नी से जब तक आदेश न हो, और यदि अविवाहित है तो माता से जब तक आदेश। पिता से आदेश लेने की जरूरत नहीं है पुत्र को, माता से। ये आज है। आज भी आप संन्यास लेने जाएंगे तो आपको पहले पूछेंगे कि माता ने आदेश दिया है कि नहीं दिया, या विवाहित है तो पत्नी ने आदेश दिया है कि नहीं दिया। यदि नहीं दिया है तो जाइए फिर लौट आइए, वो पहले लेके आदेश आए, नहीं तो वही गृहस्थी चलाइए। विवेकानंद कहते हैं कि यदि संन्यास कोई ले भी लेता है तब भी एक रिचुअल ये है कि लोटा में पानी भरा जाता है, माता उसमें अपने पैर का अंगूठा लगाती है और बच्चा उसको देखो बेटा पीता है, तब संन्यास का रिचुअल पूरा। कहते हैं कि भारत में ऐसे पुत्र माँ के द्वारा अंगूठे से टच किए हुए जल को पीने के लिए 1000 बार तत्पर रहता है। यूरोप में कोई माता पैर का अंगूठा लगा दे तो वो भागेगा वहां से, तुम्हारा पैर का अंगूठा लगाएगा मैं पानी पीऊंगा। और इसको जितनी अपनी बुराइयां थी यूरोप की उसको थोप दिया इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत में। आज भारत के लोग इसमें लगे हुए हैं कि केवल प्रताड़ना हुई, केवल ये हुई, और अपने ओरिजिनल सोर्स को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? कि वो संस्कृत में है, वो फ्रेंच पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश 23वीं भाषा है भारत की, 8 शेड्यूल की भाषा नहीं है अंग्रेजी। हम 22 भाषाओं को पढ़ेंगे तो बैकवर्ड हो जाएंगे, 23वीं भाषा पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएंगे। वो भाषा जो भारत को कंगाल बना दिया। तो इसको समझने के लिए ही संसार सरकार ने ITS शुरू किया है कि आप इसको समझें। और आज लगभग भारत में 15 लाख शिक्षक कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये UGC का डेटा है। तो उसमें यही है कि 15 लाख शिक्षक में तो सबके सब यूरोप को पढ़ा रहे हैं। ये भारतीय ज्ञान को भी समझे, और भारतीय ज्ञान को समझते हुए फिर जितनी अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करें, और जहां भी यूरोपियन नॉलेज से कॉम्पैरेटिव स्टडी करना है करें, रिसर्च को बढ़ाना है बढ़ाएं, और इस तरह से नॉलेज को बढ़ाते हुए समाज को सुखी करें और स्वयं भी सुखी। ये सर एक प्रश्न और है, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ सर, तो हम योग चिंतन और अद्वैत वेदांत और संस्कृति से जुड़कर मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे क्या शोध कार्य कर सकते? देखिए, दुनिया में असली मनोविज्ञान है वो तो भारत का मनोविज्ञान।
यूरोप का मनोविज्ञान क्या है? यूरोप का जो विलियम जेम्स है, उनके जो उसको फादर है, वहाँ तो सब फादर ही होता है, मदर तो कोई होती नहीं है, वो भी फादर है विलियम जेम्स। वही कहते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान जो है वो असली। क्यों? क्योंकि हमारे लेयर्स, अभी इंद्री की बात मैंने की, इंद्री के पीछे मन है। मन जो है अपने यहाँ टूल्स अंतःकरण के, तो मन जो है वो प्रत्यक्ष में भी रोल प्ले करता है, सभी ज्ञान में रोल प्ले करता है, और जब हम इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते तब भी मन का प्रयोग होता है। लेकिन ये सभी टूल्स, केनोपनिषद कहता है ना, केने सितम पतत प्रेषितम मनः, ये मन किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऋषि कहते हैं मनसः मनः, जो मन का भी मन है, मन का जो मन है उसी को, जो शुद्ध चैतन्य, उसी से मन प्रेरित। यूरोप तो मन से आगे तक आए तक पहुंचा ही नहीं उसको कि क्या है, मन को ही वो सोल कहते, मन को अभी बहुत दबाव पड़ा तो सेल्फ कहने, ये सोल सेल्फ ये सब के सब मन है। तो मन जिसको हम इंस्ट्रूमेंट मानते हैं ना, वो उसको अल्टीमेट वो मानते हैं कि ये व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट। तो मन जब है तो क्या हो गया, मन पे रुक गया। भारत का ये नहीं है, मन जो है उसका एक आधार वो है कॉन्शियस। इसीलिए शोपेनहावर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, शोपेनहावर के उपनिषद के बड़े विद्वान और आइंस्टाइन वगैरह शोपेनहावर के फॉलोअर, इसके थ्रू उपनिषद को वो पढ़ते थे जितने आधुनिक वैज्ञानिक। शोपेनहावर कहते हैं कि one can do as he wills, but one cannot will as he wills। बहुत फेमस, आइंस्टाइन बहुत बार को कहते हैं कि कोई व्यक्ति सोचता क्या है उसके आधार पर तो काम करता, लेकिन वह सोचेगा क्या यह नहीं सोच सकता। समझ रहे ना, ये केनोपनिषद। अभी आपके मन में कौन विचार, ये इसके बारे में आप विचार नहीं कर सकते। जहां से ये सब उद्भूत, इसीलिए वेदांत और योग ये असली में साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान है, जहां मन के सारे जो स्वरूप है उसका विवेचन हुआ है। तो आप वेदांत पढ़िए, आप योग पढ़िए, और उसी पर आधारित जितने अपने ग्रंथ हैं वो सब मन के एक एक चीज का विश्लेषण। इसी को अपने आयुर्वेद में कहते हैं भूत विद्या। जो 16 विभाग है उसमें एक विभाग है भूत विद्या, जिसको साइकियाट्री है। तो भूत विद्या का मतलब मन के सभी स्वरूप का वर्णन करना, उसका एनालिसिस करना, और मनोरोग यदि हो तो उसका कैसे इलाज करना, कैसे उसको लाना। इसीलिए इस विषय में योग और आयुर्वेद मिला हुआ है, इनका रिलेशन है। तो उसके थ्रू अपने यहाँ मानसिक चिकित्सा होती है। और सबसे बड़ा मनोविज्ञान का ग्रंथ तो गीता है। मन के एक एक विषय का एनालिसिस के, यही तो अर्जुन को समझा रहे। वो परेशान अर्जुन क्यों थे? कारण तो मन का खेल था ना, कि जब युद्ध लड़ना था तो अब उनको मनोरोग हो, उनको दिख रहा है कि अब मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, और उसमें वो एक राजसिक और तामसिक वृत्ति में फंस गए। तब कृष्ण कहते हैं नहीं, मन का ये स्वरूप जो है ये तो राजसिक और तामसिक, आप सत्य में आओ। और सत्य में जब आता है तो मन क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है, फिर रिलेशन से बाहर चला जाता, फिर ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाता। तो यू शुड बी ड्यूटी ओरिएंटेड, नॉट रिलेशन ओरिएंटेड। समझिए ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते का क्या मतलब? Everyone should be duty oriented। ये क्या होगा, नॉट रिजल्ट। रिजल्ट पे मन आपका गया तो बस आपके मन में राजस और तामस वृत्ति शुरू, और रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं। मैथमेटिकली समझना, रिजल्ट तो अभी आप 4 व्यक्ति एक ही काम करेंगे, चारों के अलग अलग रिजल्ट है। आप यदि रिजल्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट पूरा एक कॉस्मिक चीज है, कहाँ कौन परिस्थिति बनती है नहीं बनती है। लेकिन ड्यूटी आपका जो सामने आ गया वो करना जरूरी है। और वो कैसे करना जरूरी है? सात्विक।
18वें अध्याय में पूरा यही एनालिसिस है। तो मन के सात्विक भाव के आधार पे बढ़ना, और मन का सात्विक भाव जब आएगा तो वही आए उसी का आएगा जब कोई व्यक्ति आत्मस्थ है। तो ये पूरा का पूरा मनोविज्ञान का ढांचा है। इसको पढ़िए। एक इंडियन साइकोलॉजी जो है ना, जो यदुनाथ सिन्हा की इंडियन साइकोलॉजी 3 वॉल्यूम में, उसमें भी बहुत सारा है, लेकिन मूल ग्रंथ के रूप में अपना जो जो संकल्प सूत्र है वो यजुर्वेद का है ना, मन का संकल्प सूत्र है। फिर उस पूरी परंपरा में वेदांत, गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और योग सूत्र, ये सारे सांख्य में साइकोलॉजी का बहुत एनालिसिस है। इन सब को आप यदि पढ़ें ठीक से तो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग जो भारत की है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तब आपको दिखेगा कि वेस्टर्न की साइकोलॉजी कितनी हल्की है। 100-150 साल का सारा डेवलपमेंट, ऐसे पता ही नहीं था कि साइकोलॉजी क्या होगा। हर यूरोप में कोई ज्ञान की परंपरा थी। तो मैं कह रहा हूँ गैलीलियो और न्यूटन सब नहीं आते तो यूरोप मुंह दिखाने लायक नहीं था। ऐसा ऐसा कुकृत्य किया है। तो इसीलिए साइकोलॉजी भारत की है, उसको पढ़िए और उसको लेके आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना विषय प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तो भारतीय ज्ञान को समझें और को भी समझाएं, और इसी में जीवन में सुख है, इसी में समाज सुख की ओर बढ़ेगा, और इसमें ही मानवता और प्रकृति का कल्याण। यही एक चिंतन है जो सबको साथ लेके चलता है। बाकी सब कुछ ब्रैकेट में, यहाँ तक माने तो अपने, नहीं माने तो सब। भारत का ही दर्शन है कि सबको अपना मानता है, और यही दर्शन दुनिया की रक्षा है। दूसरा तुम क्या चल रहा है आप सब देखो। बहुत बहुत